हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला टॉपिक, जो मैंने दोनों पैरेलली आपको समझाया था, एक साइड कंटिन्यूटी और एक साइड लिमिट। रीजन था कि दोनों सिमिलर थे और एक दूसरे को रिलेट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए 11th-12th में भी और मैथ्स 1-2 में भी। ओके, तो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब होता क्या है कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना है, मतलब कि डिफरेंशिएशन करो, तो वो जो बाय डेफिनेशन प्रोसीजर होता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। आप x³ को 3x² कर रहे हो, ओके, तो वो जो डिफरेंशिएशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, उसको बाय डेफिनेशन करोगे तो वही जो चीज होती है वो आपका डिफरेंशिएबिलिटी आता है। अब आप लोगों ने ये पढ़ा कहाँ था, पहले मैं समझा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत भी याद आएगा तो आपको इसमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, पहली बात, 11th-12th के अंदर जब भी पहला डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर आया तो आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट ज्यादा नहीं था बट कंटिन्यूटी का पोर्शन ज्यादा था। देन आफ्टर आपका डिफरेंशिएशन का पोर्शन स्टार्ट हुआ। वो स्टार्ट होते ही पहला ही जो सम स्टार्टिंग का आता था वो ये था कि सपोज ये फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन करो, बट लिखा था बाय डेफिनेशन, और उस टाइम पे आप इस तरीके से सॉल्व करते थे। ओके, एंड सॉल्व करके फिर उसका आंसर फाइंड आउट कर लेते। ये और ये दोनों डेफिनेशन है। अब वही चीज यहां पे करनी है। फर्क इतना है कि अभी ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रोसीजर हो रहा है। सेकंड थिंग, इसमें ये जो दो डेफिनेशन मैंने लिखी है दोनों सिमिलर है, बट इसका यूटिलाइजेशन अलग अलग तरीके से होता है। अगर आपके पास पॉइंट दिया है, कोई भी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट दिया है, फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है f of z iz³ इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल z, उसकी जगह मैं लिख दूं फॉर z इज इक्वल टू 2 वैल्यू, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि फिक्स पॉइंट दिया है तब। अगर नहीं दिया, जैसे अभी z, यानी सारे पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, या फिर दिया ही नहीं मतलब उसमें भी आपको सारे कंसीडर करने पड़ेंगे, तो उस केस का है तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एंड उसके अंदर पॉइंट आपको नहीं दिया तो z0 की जगह z कंसीडर करना है। ओके, तो ये दोनों चीज याद रखना। डायरेक्ट वैल्यू है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, नहीं है वैल्यू मतलब पॉइंट अलग अलग दिए है या काफी सारे या सारे पॉइंट्स पे कंसीडर करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई। ओके, मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, रीड द क्वेश्चन, शो दैट f of z is equal to iz³ फंक्शन दिया है इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल z। आपको शो करना है, मतलब डेफिनेटली वो डिफरेंशिएबल होगा। सबको पता है डिफरेंशिएबल मतलब उसका डिफरेंशिएशन होके एक फाइनल आंसर मिल जाए, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल। ओके, तो वो डायरेक्टली पता चल जाएगा। अगर उसमें ऐसा पॉसिबल होता है कि आपके पाथ डिवाइड होते हैं, आपको कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि आपको अलग अलग पाथ सिलेक्ट करने पड़ेंगे, अलग अलग पाथ का डिफरेंट आंसर आ रहा है, दैट मींस कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसका हमारा सेकंड एग्जांपल आएगा, उसके अंदर मैं वो बता दूं। ओके, तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना है, तो जो दिया है वो पहले लिख दो। सो हियर f of z इज इक्वल टू iz³, ये गिवन है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन डेफिनेशन का यूज करो, यहाँ पे सारे पॉइंट्स कंसीडर करने हैं इसलिए इसका ही यूज करूंगा, बट रिमेंबर z0 यानी पॉइंट है और पॉइंट आपके पास अभी नहीं है, सारे पॉइंट्स कंसीडर करना है, तो z0 की जगह मैं z कंसीडर करूंगा। ओके, सो बाय डेफिनेशन f डैश z0 की जगह z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, ये वाला फॉर्मूला f ऑफ z0 की जगह z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z0 की जगह z एंड अपॉन डेल्टा z। ओके, आप लोगों ने लिमिट वाले जो सम थे 11th-12th में और उसके बाद भी कई बार पढ़ा है। इवन जो रेगुलर स्टूडेंट्स है 12th के बाद आए हैं वो मैथ्स 1-2 के अंदर इनडिटरमिनेट फॉर्म भी पढ़ा होगा, तो वहां पे भी आपने सॉल्व किए थे। डिप्लोमा में भी लिमिट वाला फंक्शन आता था। तो सबको पता है कि जब भी मुझे लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी हो, तो अगर 0 वैल्यू है मतलब उससे 0 आंसर बन रहा है, तो ये नीचे का जो वैल्यू या स्टेप दिया है कि जिससे आंसर 0 बन रहा है वो ऑलवेज आपको हटाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं हटेगा तब तक आप वैल्यू नहीं रख पाओगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा, मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा डेल्टा z को हटाना। ओके, तो सबसे पहले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। सो देयरफॉर f डैश z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। अब पहले तो वैल्यू कंपेयर करो। आपको f ऑफ z दिया है iz³। ओके, तो मुझे क्या चाहिए f ऑफ z प्लस डेल्टा z। f तो दोनों यानी फंक्शन तो f ही है, मतलब आंसर सेम रहेगा। खाली वेरिएशन क्या है, कंपेयर करो, यहाँ पे z है और यहाँ पे z प्लस डेल्टा z।
यानी सिंपल, यहाँ पे z की जगह z प्लस डेल्टा z दिया है, तो यहाँ पे आंसर में भी z की जगह z प्लस डेल्टा z कर दो, बट सिर्फ जहां पे z आता है वहां। ओके, तो मैं रिप्लेस करता हूं, तो जैसे आई जेड क्यूब है तो यहाँ पे क्या आएगा, आई z की जगह z प्लस डेल्टा z, सो z प्लस डेल्टा z क्यूब माइनस f ऑफ z जो आपको डायरेक्टली गिवन है आई जेड क्यूब एंड अपॉन डेल्टा z एज इट इज। लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। अब यहां पे देख सकते हो आप कि एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, दो टर्म के बीच में प्लस है एंड होल पावर दी है 3, यानी कि a प्लस बी का क्यूब बनेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सो a प्लस बी का क्यूब है तो आप फॉर्मूला लिखते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, बट समवेयर स्टूडेंट्स कई बार डायरेक्ट भी यूज करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ये डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करके यानी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बट इसका डायरेक्ट में यहाँ पे समटाइम्स प्रॉब्लम आ सकता है, ओके, क्योंकि टर्म्स डिफिकल्ट है, z डेल्टा z समटाइम्स इससे भी ज्यादा अलग आ सकता है। ओके, तो मतलब उसकी वजह से ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैं कहीं पे भी यूज नहीं करूंगा, यही करूंगा। भले ही एक स्टेप बढ़ता हो बट उसकी वजह से आंसर रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, तो इसकी वजह से ये मैं कंसीडर नहीं करूँ, बट हाँ किसी को ऐसे प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आई देन a प्लस बी का होल क्यूब, तो उसमें क्या होता है, पहले इसका क्यूब देन इसका क्यूब, तो वैसे ही पहले z का क्यूब प्लस डेल्टा z का क्यूब। बाय चांस डेल्टा z क्यूब मत लिख देना, पूरे टर्म का क्यूब आता है, यानी डेल्टा z का होल क्यूब लिखना है। देन प्लस 3ab, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 3 से मल्टीप्लाई, यानी वैसे ही z इंटू डेल्टा z 3z डेल्टा z एंड देन a प्लस बी, यानी ये जो टर्म है यही टर्म आपको लिखना है विदाउट क्यूब पावर, तो आपका टर्म आएगा z प्लस डेल्टा z। ये आपका पूरा टर्म आ गया, बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं। ओके, फॉर्मूला समझने के लिए था इसलिए मैं अब इसको रफ कर देता हूं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, लिखोगे तो भी बेटर है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। माइनस आई जेड क्यूब जो था वो एज इट इज एंड अपॉन डेल्टा z। लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। अब हमारा लॉजिक ये है कि डेल्टा z हटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो सबसे पहले यहाँ पे इंफिनिटिव आंसर हो जाएगा, ये अपॉन में है, तो ये मेरा पहला स्टेप है कि इसको मुझे निकालना है। निकालने के लिए एक ही तरीका है, ऊपर से डेल्टा z सब जगह से बाहर निकालो, कॉमन हो जाएगा तो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, चलो तो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ये i यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आई जेड क्यूब प्लस आई जेड क्यूब माइनस आई जेड क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ओके, सो डायरेक्टली निकल जाएगा। अब ये i बाकी सारे स्टेप में मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ये सिर्फ स्टेप कट करने के लिए मैं यहाँ पे दिखा है, बाकी सब मैं एज इट इज रहने देता हूँ। डेल्टा z का क्यूब ये एज इट इज, ये तो निकल गया है, ये 3z डेल्टा z अंदर मल्टीप्लाई करो, सो प्लस 3z इंटू z स्क्वायर इंटू डेल्टा z प्लस ये टर्म वापस से डेल्टा z से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा z का होल स्क्वायर हो जाएगा 3z डेल्टा z का होल स्क्वायर। ओके, एंड ये वाला टर्म तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया है, तो बचेगा नीचे अब डेल्टा z। लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। डेल्टा z सब जगह पे है, कॉमन आएगा तो कॉमन ले लो, i एज इट इज डेल्टा z कॉमन, यहां पे बचेगा क्यूब में से एक निकल गया तो स्क्वायर बचेगा, देन प्लस 3z स्क्वायर डेल्टा z निकल गया प्लस 3z स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक निकल गया तो एक बचेगा डेल्टा z एंड अपॉन डेल्टा z। ऊपर नीचे से डेल्टा z कैंसिल, सो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, i एज इट इज, ये टर्म एज इट इज डेल्टा z का होल स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 3z इंटू डेल्टा z। अब नीचे से डेल्टा z निकल गया तो आप 0 रख सकते हो, यहां पे रखूंगा तो ये 0, यहां पे रखूंगा तो पूरा टर्म 0, बचेगा सिर्फ 3z स्क्वायर और उसके अंदर डेल्टा z नहीं है, मतलब कि वो वहां पे वैल्यू जाएगी नहीं, सो 3z स्क्वायर बचेगा और i बचेगा, सो आंसर इज 3iz स्क्वायर। इसका मिला f डैश z का।
और सीधा सिंपल इसको क्रॉस वेरीफाई करो, आई जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन करूं जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड क्यूब क्या होगा 3z², तो आंसर आएगा 3iz² जो आ गया। ओके, सो क्रॉस वेरीफाई करके आपको ये भी पता चल सकता है कि ये मैंने जो बाय डेफिनेशन सॉल्व किया है वो राइट है या रॉन्ग है। यानी ये जो डिफरेंशिएबल शो करना होता है वो और कुछ नहीं है, बाय डेफिनेशन आपको उसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके आपको बताना है। ओके, डिफरेंशिएबल है, शो दैट लिखा है मतलब डेफिनेटली होगा। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल का क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। शो दैट f of z is equals to mod z² is continuous but not differentiable। एक साथ दो चीज आपको दिखानी है, एक तो कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा दिखाना है। ओके, एट ईच पॉइंट इन द प्लान। सबसे पहली बात कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों एक साथ प्रूव करना है आपको, मतलब है या नहीं वो भी जो भी है बट वो डिसाइड करना है। तो ऑलवेज याद रखना कंटिन्यूअस के लिए जो आपका प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो हमने कंसीडर किया था, डिस्कस किया था कंटिन्यूअस के बारे में, वो नहीं करना है आपको। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे डिसाइड करके सिर्फ लिख देना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। ओके, वो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, एक्चुअली वो जो तरीका था वो सही है और वो एक्चुअल तरीका है, बट एक साथ दो चीज देती है तो इसमें डिफरेंशिएबल में आपका सम ऑलरेडी लेंथी हो जाता है और ये 3 या 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता। सो डेफिनेटली आपको कंटिन्यूअस डायरेक्टली आप डिसाइड कर सकते हो तो लिख सकते हो। वो कंडीशन क्या है, तो कंटिन्यूअस के लिए तो पहली बात क्या होनी चाहिए कि जैसे चलो पहले ये वैल्यू जो दी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हियर f of z इज इक्वल टू mod z होल स्क्वायर। अब इसके अंदर देखो मैं जैसे ही z की वैल्यू बदलूंगा तो उसके हिसाब से इसका भी आंसर बदलेगा। यानी z की वैल्यू 1 है तो 1 आंसर होगा, 2 है तो 4 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये डेफिनेटली z कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी ऐसे कोई आंसर लो 2 + 3 है तो उसके हिसाब से उसका आंसर बदलेगा। यानी कि जैसे जैसे वैल्यू बदलती है उसका सम के आंसर के अंदर वेरिएशन आता जाएगा। ये वेरिएशन होता रहता है, दैट मींस इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। अगर ये वेरिएशन ना हो, फिक्स्ड हो जाए, यानी कि मैं z की जगह 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, सबके आंसर सेम ही मिलते हो, दैट मींस इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ओके, ये डायरेक्टली डिसाइड करना है बट सिर्फ एक ही जगह पे इसका यूज करना है जहां पे ऐसे मल्टीपल चीज की बात की हो और दूसरा आपको सॉल्व करके दिखाना हो, तब ये कंटिन्यूअस वाला लॉजिक आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बट कंटिन्यूअस वाला जो है प्रीवियस लेक्चर में जैसे क्वेश्चन करवाए वैसे डायरेक्टली पूछे तो ऐसे डायरेक्ट मत कर देना, एक सेंटेंस में 3 मार्क्स का आंसर नहीं होता, तो फिर लॉजिकली जैसे उसमें किया था वैसे ही सॉल्व करना। सो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया तो यहाँ पे लिख दो हियर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल z, बट कैसे उसका रीजन लिखना है, एज फंक्शन इज पोलिनोमियल। ओके, पोलिनोमियल इसीलिए क्योंकि अगर z की जगह मैं x + i लूं और मॉड ओपन करूं तो इसका आंसर क्या बनेगा, x² + y² बनेगा। ओके, यानी ये पोलिनोमियल हो जाएगा। 2 पावर का है, वैसे 3 पावर का भी आ सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट एक पोलिनोमियल फॉर्म है। चलो कंटिन्यूअस का हो गया। अब डिफरेंशिएशन का बात करते हैं, डिफरेंशिएबल का। तो जैसे प्रीवियस में किया था वैसे ही करना है। अगेन पहले चेक करो, ईच पॉइंट दिया है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट्स है, मतलब आपको फर्स्ट डेफिनेशन जो बेसिक है उसका ही यूज करना है। सो पहले बाय डेफिनेशन f' इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f ऑफ z0 आता है बट यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है, सो z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z एंड अपॉन डेल्टा z। ओके, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जैसे प्रीवियस सम में किया था, सेम टू सेम वैसा ही करना है। लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, कंपेयर करो, f ऑफ z का आंसर क्या है, mod z। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, z की जगह सिर्फ z प्लस डेल्टा z रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आंसर, mod z की जगह z प्लस डेल्टा z। ओके, उसका मॉड अप्लाई करना है, मॉड किया स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, तो ये इसका आंसर रेडी हो गया। माइनस f ऑफ z का आंसर है mod z² जो डायरेक्टली गिवन है एंड अपॉन डेल्टा z। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। सॉल्व करने में देखो, अगर मैं यहां से मॉड्यूलस ओपन करता हूं, डेफिनेटली मॉड्यूलस ओपन करूंगा तभी उसको सॉल्व कर पाऊंगा, और नीचे से डेल्टा z हटेगा तभी मैं लिमिट रख पाऊंगा, यानी कि तभी डिसीजन आ सकता है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, तो डेफिनेटली मुझे मॉड ओपन करना पड़ेगा।
मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक ही कंडीशन में ओपन होता है कि अंदर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका आंसर क्या बनता है ये। और ये सिंपल मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर टोटल उसका स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट नहीं करना तो होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट यहां से निकल जाएगा। ओके, तो ये भी आंसर बन सकता है। तो दैट मींस कि मुझे ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर रखना पड़ेगा XY फॉर्म का यानी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का। यहाँ पे क्या दिया है Z, और Z को हम ऑलवेज क्या सपोज करते हैं, बेसिक जनरल जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है दैट इज x प्लस i वन, यानी Z की जगह मैं क्या कंसीडर करूंगा x प्लस i वन। ये करूंगा तभी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है इसकी वजह से। जैसे प्रीवियस सम में डायरेक्ट हो गया था वैसे यहाँ पे नहीं हो पाएगा, रीजन मॉड्यूलस की वजह से। अगर हो जाता तो इसकी जरूरत नहीं थी। सो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, z की जगह x प्लस i वाई प्लस, जैसे इसमें x प्लस i वाई होता है वैसे डेल्टा z में क्या होगा, डेल्टा x प्लस i डेल्टा y। i फिक्स्ड है, उसमें कभी भी वेरिएशन नहीं होता। डेल्टा का मतलब वेरिएशन होता है, इसकी वजह से सिर्फ आपका डेल्टा y को अप्लाई हुआ, i को अप्लाई नहीं हुआ। ओके, उसका होल स्क्वायर माइनस मॉड z स्क्वायर यानी वहां पे भी क्या आएगा x प्लस i वाई का होल स्क्वायर एंड अपॉन डेल्टा z। चलो इसको सिंपल बनाता हूं। मॉड्यूलस के लिए मुझे क्या चाहिए, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो पहले तो रियल पार्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इमेजिनरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो ये मैं मर्ज कर लेता हूँ, रियल रियल अलग और इमेजिनरी अलग। सो f dash z is equals to limit delta z tends to 0, पहला रियल पार्ट तो x as it is, दूसरा रियल पार्ट है डेल्टा x, मर्ज कर देता हूं तो x प्लस डेल्टा x प्लस इमेजिनरी पार्ट i y, उसमें से i बाहर ले लेता हूं और यहां से i डेल्टा y, i कॉमन आ गया तो डेल्टा y एंड होल स्क्वायर। ये एज इट इज रहेगा माइनस एक्स प्लस आई वाई और इसका होल स्क्वायर। अब दोनों मॉड्यूलस के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए। तो अब आपका मॉड्यूलस का फॉर्मूला अप्लाई करो, यानी कि रियल पार्ट का होल स्क्वायर, ये है रियल पार्ट, इसका होल स्क्वायर करो प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर ये वाला, इसका होल स्क्वायर करो और अंडर रूट आता है बट मॉड्यूलस का स्क्वायर दिया है, मतलब अंडर रूट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, सो लिखने की जरूरत नहीं। माइनस यहां पे क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। अगेन रिमेंबर इमेजिनरी पार्ट कंसीडर हो रहा है तो आई कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आई के साथ की जो वैल्यू है वही कंसीडर करना है अपॉन डेल्टा जेड। नीचे मैंने डेल्टा जेड का डेल्टा जेड रखा है, ओके, बट अभी ऊपर सारे एक्स वाई के फॉर्म चल रहे हैं। ये डेल्टा एक्स है डेल्टा वाई है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वेरिएशन करना पड़ेगा। ये आप स्टार्टिंग में यहीं से कर लेना, बट अभी रह गया तो मैं यहां से कर देता हूं। जैसे ही इसमें वैल्यू z की जगह x प्लस आई वाई कर रहे हो ना, वैसे ही यहाँ पे भी कर देना, ओके। बट बाय चांस रह गया और यहां से अप्लाई करोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, i डेल्टा y एंड डेल्टा x प्लस i डेल्टा y। चलो इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं, होल स्क्वायर ओपन करता हूं, सो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विथ माइनस है, मतलब कि ये वैल्यूज x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगी, शो नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकल गया। अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से इसका क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर यानी कि इसका, ओके। इसमें से आपने ये टर्म तो निकाल दिया है। वैसे ही इसके अंदर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 2y डेल्टा y प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर। y स्क्वायर आपने इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया है तो ये दोनों टर्म तो निकल गए, तो रिमेनिंग टर्म कितना बचा आपका, ये पोर्शन, ओके। ये वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। आपको डायरेक्टली पता है कैसे सॉल्व होता है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना, जिससे आपका एक स्टेप कम हो जाए, ओके। सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स कम कर सकते हो। सो 2x डेल्टा x बचेगा प्लस डेल्टा x का
होल स्क्वायर। यहां से 2 टर्म आए इसमें से, वैसे ही टर्म यहां से 2 आएंगे, 2y डेल्टा y प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर। ओके, ये वाला टर्म तो निकल गया है, नीचे बचेगा डेल्टा x प्लस i डेल्टा y। अब यहां से सॉल्व करने के लिए प्रीवियसली सम में हमने डेल्टा z ऊपर से कॉमन निकाला था और कैंसिल किया, वैसे ही यहां पे करना है। और प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा x भी चल रहा है और डेल्टा y नीचे भी सिमिलरली दोनों चल रहे हैं, और डेल्टा z के अंदर डेल्टा x भी होता है और डेल्टा y भी होता है, यानी कि इन दोनों को मुझे हटाना पड़ेगा। बट एक साथ ये पॉसिबल नहीं हो रहा, तब इसको मैं 2 केस में डिवाइड करूंगा। एक लूंगा पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि वहां पे y 0 हो जाएगा तो डेल्टा y 0 हो जाएगा, और दूसरा लूंगा पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि वहां पे x 0 हो जाएगा तो डेल्टा x 0 हो जाएगा। उस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, बट डिफरेंशिएबल होने के लिए दोनों का आंसर आपका सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं है मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ये f प्लस z इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ द केस 1, एंड केस 1 इज फंक्शन is parallel to x axis, and x axis that means y is 0, but y का वेरिएशन पोर्शन 0 होता है, इसकी वजह से मैंने डेल्टा y लिखा। ओके, तो डेल्टा y का आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर आपका ये f डैश z क्या बनेगा, f डैश z इज इक्वल टू लिमिट। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 हो रही है डेल्टा y, तो y 0 हो जाएगा तो रिमेनिंग टर्म बचेंगे सिर्फ x के, यानी यहाँ पे z नहीं, अब सिर्फ x कंसीडर करो, क्योंकि y तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा x टेंड्स टू 0, 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, डेल्टा y 0 आंसर 0, डेल्टा y 0 आंसर 0, नीचे भी डेल्टा y 0, ये भी आंसर 0, सिर्फ नीचे बचेगा डेल्टा x। सॉल्व करो, डेल्टा x कॉमन, तो डेल्टा x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2x और यहां पे बचेगा एक डेल्टा x, एंड अपॉन डेल्टा x, दोनों डेल्टा x कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब डेल्टा x की जगह ये 0 रख सकता हूं क्योंकि नीचे से ये वैल्यू कैंसिल हो गई। ओके, सो 0 रखो तो ये कैंसिल, तो बचेगा ओनली 2x, यानी f प्लस z का केस 1 के लिए आंसर मिला 2x। वैसा ही सिमिलर आंसर केस 2 के लिए मिलता है, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। केस 2 हम यहां पे सॉल्व करते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, तो आपको लिखने में आसानी है। मैं केस 2 यहां से स्टार्ट करता हूं। चलो, तो केस नंबर 2, फंक्शन जैसे पैरेलल टू x एक्सिस लिया था वैसे आप ले लो यहां पे पैरेलल टू y एक्सिस। जब y एक्सिस का कंसीडरेशन हो रहा है तो उस टाइम पे आपका x का वेरिएशन 0 रहेगा, x फिक्स रहेगा, सो डेल्टा x आपका 0 बन जाएगा। ये वैल्यू वापस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, सो डेल्टा x की जगह 0, डेल्टा x की जगह 0, डेल्टा x की जगह 0, मतलब सिर्फ पोर्शन आएगा इतना। ओके, और डेल्टा z की जगह जैसे इसमें ये कंसीडर किया था वैसे अब ये तो 0 हो रहा है, तो सिर्फ आपको y वाला टर्म यानी डेल्टा y कंसीडर करना है। सो f डैश z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, अंदर बचेगा 2y डेल्टा y प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर, एंड नीचे i मत भूल जाना, डेल्टा x का आंसर 0 है बट i इसके साथ है, सो i डेल्टा y, डेल्टा y ऊपर से कॉमन ले लो, रिमेनिंग टर्म इज 2y एंड प्लस एक यहां पे सिंगल डेल्टा y बचेगा, डेल्टा y दोनों साइड से कैंसिल ऊपर नीचे से, सो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, टर्म बचेगा 2y प्लस डेल्टा y अपॉन i, नीचे से डेल्टा y निकल गया है तो ये वैल्यू 0 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, वैल्यू रखूंगा तो आंसर मिलेगा 2y अपॉन i। अब यहां पे आप देख सकते हो ये i आपका एक्स्ट्रा स्टेप आ रहा है। ओके, दैट मींस आंसर सिमिलर नहीं है, यानी ये दोनों आंसर डिफरेंट है, तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर ये सेम आंसर आता तो ये डिफरेंशिएबल हो जाता, बट हमें शो दैट लिखा था कि कंटीन्यूअस करना है, जो पहले ही दिखा दिया, डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा शो करना है जो यहाँ पे मिल गया।
ओके, सो नीचे कंक्लूजन लिख दो, हियर इन डिफरेंट पार्ट्स वी हैव डिफरेंट आंसर hence function is not differentiable. ओके, सो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। इन केस अगर यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है कि आपको इसमें डिफरेंशिएबल शो करने में या कंटिन्यूअस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कंटिन्यूअस का अगर डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर पा रहे तो जो प्रीवियसली सीखा था लिमिट एग्जिस्ट करके वैसा भी शो कर सकते हो, बट उसके अंदर टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। सो पॉसिबल है तब तक वो मत करना। ओके, डायरेक्टली सेंटेंस लिख देना। डिफरेंशिएबल के लिए ऑलवेज ये तरीका, और दूसरा डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट में तो सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर मिल जाएगा। पर वो कब करना है? जब पर्टिकुलर आंसर आपको एक पॉइंट पे दिया है या एक पॉइंट पे प्रूव करना है, तभी वो करना है, बाकी उसकी जरूरत नहीं है। ओके, आई होप आप लोगों को ये डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर डिफरेंशिएबल में प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट जो टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन, उससे भी डिफरेंशिएबल सॉल्व होता है, तो उसमें भी हम अगेन कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।